एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 13। मैं आज तुम्हें और अपने आप को मदहोश कर दूंगी, उसने नशीली आवाज़ में कहा। वो मेरे करीब हो गई और मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसका चेहरा मेरे इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें तेज़ और गर्म झोंकों की तरह मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। कभी वलायती शराब पी है, उसने सरगोशी की। मैं मुस्कुराया और नज़रें उसकी आंखों में डाले रखीं। नहीं, मैंने दिल में कहा, तुम शराब नहीं पियोगी, तुम मुझे शराब नहीं पिलाओगी। मैं यही अल्फाज दोहराता रहा। उसका चेहरा पीछे हटने लगा और फिर उसके हाथ भी मेरे चेहरे से हट गए। शराब नहीं पियोगे? उसने फिर पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। ना पियो, उसने कहा। मैं भी नहीं पीऊंगी, तुम्हारा ही नशा बहुत है। मैं उस पर गालिब आ चुका था, लेकिन मैं उसके हुस्न का नशा महसूस करने लगा था। मेरा चूंकि ऐसा कोई इरादा ना था, इसलिए आज खुद ही एक रास्ता निकल आया। मैं गुलशन आरा के चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। आपको शायद यकीन ना आए कि यह चेहरा मेरी माँ का चेहरा बन गया। मुस्कुराहट मेरी माँ की मुस्कुराहट बन गई। मेरे जिस्म ने झुर्झली ली और फिर गुलशन आरा का मेरी माँ का चेहरा झिलमिलाने लगा, जैसे शफाफ झील में किसी ने कंकरी फेंक दी हो। क्यों? मुझे गुलशन की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए सिकंदर? ये आवाज़ प्यार से लबरेज थी। मेरी आंखों के आगे आंसुओं का पर्दा आ गया था। दो बाजू मेरी गर्दन से लिपट गए और मैं नस्वानी सीने का गुदाज और अपनी पेशानी पर नस्वानी होंठों का लमस महसूस करने लगा। नरम व मुलायम एक कपड़े ने मेरे आंसू पूंछ डाले और मुझे गुलशन आरा का चेहरा नजर आया। क्यों रोए थे सिकंदर? उसने माँ के लहजे में पूछा। कुछ याद आ गया था। तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ से आए हो? उस प्यार की तलाश में जो मेरी माँ अपने साथ कब्र में ले गई। भटकता हुआ यहाँ आन पहुंचा हूँ, मैंने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मुझसे बहुत छोटी हो। मैंने कहा, लेकिन तुम नहीं समझ सकोगी गुलशन आरा, तुम एक जिस्म हो और जिस्म को ही पहचानती हो। ये जगह बड़ी खूबसूरत और खुशनुमा पत्थरों की मंडी है। नवाब ने तुम्हारे जिस्म को खरीदा था। अपनी रूह का सौदा करो, वो मैं खरीद लूंगा। सिकंदर, उसने हैरत के लहजे में कहा, तुम वो नहीं जिसे मैंने यहाँ बुलाया था। वो सिकंदर तो नौजवान लड़का है और उसका जिस्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं ही हूं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और अपने दिल में कहा, मैं जिस्म नहीं रहूं, रूह हूं और तुम रूह को नापाक नहीं करोगी। मैंने उसके चेहरे पर बौखलाहट सी देखी और उसे बता दिया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। मैंने ताजे डाकू का जिक्र किया, लेकिन ये ना बताया कि वो हमारे मौसीकार ख्वाजा साहब का बेटा है। मैंने फजी के मुतल्लिक बताया कि ये किस तरह मेरे साथ आई है, तो वो हैरान सी हो गई। फजी तो बहुत अच्छी लड़की है, गुलशन आरा ने कहा। उसे मैंने अपनी सहेली बना लिया है। तुम देख रहे हो कि ये मेरे राज में शरीक है। मैं उसके साथ बातें किया करती हूँ और ये मेरी बातें समझती है। क्या नवाब साहब तुम्हारे साथ बातें नहीं किया करते? मैंने कहा। मैंने सुना है कि तुम उनकी चहेती बेगम हो। नवाब साहब, वो उदास हो गई और आह भरकर बोली, मैं उसकी बेगम तो हूँ, लेकिन कैदी हूँ, आज़ाद कैदी। नवाब वो चश्मा है जो सूख चुका है। अब उस चश्मे में पत्थर रह गए हैं। ये पत्थर बड़े खुशनुमा हैं, बड़े कीमती हैं। मैं अब उन पत्थरों से दिल बहलाया करती हूँ। ये पत्थर सोना भी बन जाते हैं सिकंदर। कहो गुलशन। कुछ नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं, आना छोड़ दिया था। तुम पर भी उसने गुस्सा झाड़ा होगा, मैंने कहा। फजी ने बताया कि उस पर बेगम ने गुस्सा नहीं झाड़ा, वो डरती
और उसके कमरे में जाती ही नहीं थी। गुलशन आरा ने सब पर गुस्सा झाड़कर फजी को अंदर बुलाया। फजी डरते डरती गई। गुलशन आरा सुराही में गिलास में शराब डाल रही थी। उसने फजी को बैठने को कहा। फजी कालीन पर बैठ गई। क्या तुम सिकंदर को इतना ही चाहती हो जितना मैं चाहती हूँ? गुलशन आरा ने उससे पूछा। नहीं बेगम साहिबा, फजी ने जवाब दिया। मैं इस काबिल कहाँ थी, वो तो आपका शहजादा है। क्या तुम इससे पहले से जानती थी? नहीं बेगम साहिबा, फजी ने जवाब दिया और उसे सुनाया कि हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी। फजी ने कहा कि मैं सिकंदर का एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी। गुलशन आरा इस दौरान शराब पीती रही। ये जज्बात का उबाल भी था और मेरा ख्याल है कि गुलशन आरा ने इस कैफियत में शराब ज्यादा पी ली थी कि उसके जहन में जो कुछ था वो उसने उगल डाला। देख फजी, गुलशन आरा ने फजी से कहा, सिकंदर से कह देना कि मेरे साथ वो जज्बाती बातें ना किया करे। वो जिस्म और रूह की बातें शुरू कर देता है। यहाँ आकर वो अपनी असलियत और हसीयत भूल जाता है। मैं उसे किसी और मकसद के लिए पसंद करती हूँ। फजी ने मुझे बताया कि गुलशन आरा ऐसी और भी बहकी बहकी बातें की और उसकी ज़बान उसके काबू में नहीं रही थी। उसका सर डोलने लगा था। उसने फजी से जो कुछ कहा था उसका मतलब ये था कि वो मुझे एक खूबसूरत जिस्म समझकर बुलाती है, मगर उसका ये मकसद पूरा नहीं होता। ये सिर्फ मुझे मालूम था कि उसके दिल से मेरा एक पुरइसरार असर से शैतान निकल जाता है और उसकी जगह पाकीज़ा ख्याल आ जाते हैं। मैं जब वहाँ से आ जाता हूँ तो मेरा असर उतरते ही उस पर शैतान का गलबा हो जाता है। इस कैफियत में आते ही उसे गुस्सा आता है कि शिकार हाथ से निकल गया है। फजी ने मुझे इसकी ये कैफियत सुनाते हुए कहा, उसे गुस्सा तुम पर आता है, मालूम नहीं तुम उसे क्या समझते हो। मैं उसे एक खूबसूरत डाइन समझने लगी हूँ। उससे बचने की कोशिश करो या उसके गुलाम बन जाओ और जिस तरह तुम्हें नचाना चाहे उसी तरह नाचते रहो। फजी चली गई तो मैं ख्वाजा साहब को ये बातें सुनाई। कुछ दिन देख लो, ख्वाजा साहब ने कहा। कुछ दिन और देख लो, मुझे सोचने दो। नवाब साहब के दिल में मेरी बड़ी इज्जत है। अगर मैंने मुनासिब समझा तो मैं नवाब साहब को बता दूंगा। मुझे डर है कि इस औरत का रद्दे अमल बड़ा ही खतरनाक होगा। उसमें पाकीज़ा मोहब्बत आ ही नहीं सकती। सिकंदर, तुम रात मेरे पास तो नहीं गुजार सकते, खुद सोच लो। नहीं, उसने कहा, यहाँ मेरा दुश्मन भी है। वो कमरे के दरवाजे तक मेरे साथ आई, मुझे अपने गले लगाया और फिर तेजी से कमरे में गई और सोफे पर गिर पड़ी। फजी मुझे वापस ला रही थी। वो मुझसे मोहब्बत की भीख मांग रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेगम गुलशन आरा उसके साथ क्या बातें किया करती है। मालूम नहीं बेगम को मेरे साथ इतना प्यार क्यों हो गया है। फजी ने जवाब दिया, 3-4 दिनों बाद ही उसने कहना शुरू कर दिया है कि तुम पहली नौकरानी हो जिसके साथ मैं दिल की बातें कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि यह तुम्हें क्यों बुलाती है। उसने सिर्फ मुझे और एक नौकरानी को, जो दरअसल पहरेदार है, अपना राजदार बनाया है। बेगम मुझे इनाम दे रही थी, मैंने नहीं लिया। अब उसे पता चल गया है कि तुम नौकरी करने वाली औरतों में से नहीं। मैंने कहा, मैंने उसे बता दिया है कि मैं तुम्हें किस तरह यहाँ लाया था। फजी की बातें इतनी अहम नहीं कि मैं आपको सारी सुनाऊं। नवाब की उस बेगम की बातों पर गौर करें। वो जिसे चाहती कत्ल कराकर लाश गायब करा सकती थी। बेमिसाल हुस्न की बदौलत वो नवाब पर छाई हुई थी। उसका हुक्म चलता था, लेकिन मेरे साथ बातें करते उसका अंदाज ऐसा हो गया जैसे मेरे सामने उसकी कोई हसीयत ही ना हो। वो मामूली सी एक औरत बन गई थी और उससे ये ज़ाहिर होता था कि उसके जहन ने मेरा गलबा कबूल कर लिया था। वो दोनों 2 दिनों बाद फजी ने यह खतरा मोल लिया कि रात को मेरे कमरे में आ गई। मैंने उसे कमरे में ना बैठने दिया, बाग के अंधेरे गोशे में ले गया। उसने मोहब्बत का वालहाना अजहार किया।
मैंने रस्मी तौर पर उसका दिल रख लिया। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि मेरे दिल में उसकी वो मोहब्बत नहीं जो उसने अपने दिल में पैदा कर ली है। सिकंदर, तुम्हें एक बात बताऊं, उसने कहा। आज बेगम गुलशन आरा को मैंने बड़ी अजीब हालत में देखा है। वो गुस्से से फट रही थी। मैंने पहली बार उसे गुस्से में देखा है। एक नौकर के मुंह पर उसने थप्पड़ भी मार दिया। वो पुराना नौकर है। वो कहता है कि बेगम को कभी गुस्सा आया ही नहीं था। मालूम नहीं उसे क्या हो गया है। दोनों नौकरानियों को उसने बहुत बुरी गालियां दी हैं। एक आदमी जो यहाँ का हाकिम है और सुना है नवाब साहब का मुंह चढ़ा हुआ है, बेगम के कमरे में कभी कभी आता है। मुझे मालूम है कि वो क्यों आता है। बेगम ने उसके साथ दोस्ती लगा रखी है। वो आया तो बेगम ने उसकी बेइज्जती करके उसे अपने कमरे से निकाल दिया। बेगम के पास आने वाला ऐसा ही एक और आदमी भी था। उसने पहली बार गुलशन आरा के बुलाने पर गया था। वो राहदारी में मेरे करीब से गुजर गई थी। रात को मैं ख्वाजा साहब को बताकर चल पड़ा। अब मैं अकेला गुलशन आरा के कमरे तक चला जाता था। फजी वहां नहीं थी। वो गुलशन आरा के कमरे के बाहर बैठी मिला करती थी। मैं अंदर चला गया। गुलशन आरा सोफे पर बैठी हुई थी। मैं उसके पास बैठ गया। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी, लेकिन उस रात वो मुस्कुराई नहीं। तपाई पर 2 गिलास रखे थे। दोनों में लाल रंग का पानी था। उसने एक गिलास उठाकर मेरे आगे किया। मैंने हाथ ना बढ़ाया। शराब नहीं है सिकंदर, उसने कहा। शरबत है, पी कर देखो। मुझे शक था कि यह शराब है, इसलिए मैं गिलास नहीं ले रहा था। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि शराब कड़वी होती है, उसने कहा। ये जरा चख कर देखो। ऐसा शरबत तुमने कभी नहीं पिया होगा और सारी उम्र ऐसा शरबत कहीं पियोगे भी नहीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसने गिलास तपाई पर रख दिया और दूसरा गिलास खुद उठा लिया। उसने गिले शिकवे के लहजे में कहा कि मैं उस पर एतबार नहीं करता। उसने गिलास उठा लिया और उसमें शराब थी या शरबत। मैं उसे देखने लगा। कमरे में जो खामोशी हो गई थी उससे मुझे डर सा आने लगा। मैं अपने दिल पर बोझ सा महसूस करने लगा। बाद औक़ात आने वाले किसी वाक़ये या हादसे का इशारा मिल जाता है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कुछ होने वाला हो। अगर शरबत में मुझे शराब पिलाई जा रही थी तो ये मेरे लिए हादसा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गिलास अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा। गिलास मेरे होंठों तक पहुंच गया कि मुझे गुलशन आरा की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ सिकंदर। मैंने बुदक कर गिलास मुंह से दूर कर दिया। गुलशन आरा ने झपट कर गिलास मेरे हाथ से ले लिया और उसके एक हाथ में अपना गिलास था। उसने दोनों गिलास तपाई पर रख दिए और मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठा लिया। नहीं सिकंदर, उसने रुंधी हुई आवाज़ और ज़रा कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं ये तुम्हें नहीं पिला सकती। मैं अपना दिल नहीं काट सकती। उसने मुझे अपने साथ लगाकर बाजू मेरे गिर्द लपेट दिए। वो सिसकने लगी थी। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो। नहीं नहीं। अचानक दरवाज़ा खुला। एक उधेड़ उम्र आदमी जो लिबास और शक्ल शबाहत से नवाब के खानदान का फर्द लगता था, दरवाजे में खड़ा नजर आया। वो तंजिया हंसी से हंस पड़ा। तो ये है वो लड़का जिसकी खातर तूने। गुलशन आरा जब यहाँ आई थी तो भी शरीफ औरत नहीं थी। उसे यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया था, खुद आई थी। उसने नवाब साहब को भी चक्कर दे दिए थे। अब तो मैं चक्कर में आया हुआ था। खुदा के बाद मेरा सहारा ख्वाजा साहब थे। 4-4, 5-5 दिनों के वक्फे से गुलशन आरा ने मुझे 5 मरतबा अपने कमरे में बुलाया। हमारी हर मुलाकात वैसी ही थी जैसी पहले सुना चुका हूँ। मैं हर मुलाकात में उस पर गालिब आ गया और उसने मुझे अपने साथ लगाया। मैंने हर बार उसके प्यार में ममता की झलक बड़ी साफ देखी। मैं जानता हूं कि आपके माथे पर शिकन आ गए हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ होगा। अगर आपकी यही सोच है तो मैं कहूँगा आप इंसान की फितरत से वाकिफ नहीं, जो 100 भेस बदल लेती है। आप अपनी फितरत से भी वाकिफ नहीं। अपने ज़मीर की आंखों से अपने आप को देखें। आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि आपकी शख्सियत दोगली है।
आपकी ज़ात का एक हिस्सा है जिस पर आप पर्दा डाले रखते हैं। मैं आपको इंसानी फितरत की कहानी सुना रहा हूँ। 5वीं मुलाकात के बाद फजी मुझे मिली। वो घबराई हुई थी और बहुत परेशान थी। सिकंदर, उसने कहा, वो बदबख्त पागल हो गई है। रात को तुम उसके कमरे से वापस आए तो कुछ वक़्त के बाद उसने मुझे बुलाया। वो फुंकार रही थी, कहने लगी, इस लड़के ने मुझे अजियत में डाल रखा है। मैं जल रही हूँ, ये मुझे जला रहा है। मैंने उसके लिए अपने 2 दोस्तों को नाराज किया है। अब उसे नहीं बुलाऊंगी। अगर किस्मत का मारा आ गया तो जिंदा नहीं जाएगा। मैंने उसे कहा कि बेगम साहबा, मैं क्या कर सकती हूँ। वो यहाँ आता है तो आप ठीक रहती हैं, वो चला जाता है तो आपकी ये हालत हो जाती है। मैं क्या बताऊं ऐसा क्यों होता है। बेगम को मेरी इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। सिकंदर, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ ये बताने आई हूँ कि ये औरत तो मुझे पागल लगती है। शायद इसीलिए नवाब ने उसे अलग फेंका हुआ है। तुम यहाँ से भाग जाने की कोशिश करो, जो कहती है वैसे करो। हम कहाँ आ गए हैं सिकंदर, ये कैसे लोग हैं। मुझे तो ये कोई और ही मखलूक लगते हैं, ये इंसान नहीं। तुम अपना दिल मजबूत रखो फजी, मैंने कहा, ये औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फजी बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे चले जाने को कहा और ये भी कहा कि वो बार बार मुझ तक पहुंचने का खतरा मूल ना लिया करे। वो परेशानी के आलम में चली गई। 2 ही रातें गुजरी थी कि गुलशन आरा का बुलावा आ गया। अब फजी की बजाय एक उधेड़ उम्र औरत आई। ये वही औरत थी जिसे मैंने उस वक्त देखा था जब गुलशन आरा ने मुझे एक तरफ करके उसे कहा था कि क्या आप मुझे मौका पर पकड़ने आए हैं। वो अंदर आ गया। नाचने वाले एक लड़के की खातर तूने मुझे धतकारा है, उसने कहा। क्या तू भूल गई थी कि मेरी हैसियत क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। कह दे कि तू नवाब साहब से मेरी शिकायत करेगी। मैं 2 सिपाही साथ लाया हूँ, दीवान साहब भी साथ हैं। तू शायद सजा से बच जाए। आखिर तू नवाब साहब की बेगम है। इस लड़के को तू कैसे बचाएगी। उसका इधर काम ही क्या है। जानती हो उसे कहाँ फेंक दिया जाएगा। और ये अभी पूरी तरह मरा नहीं होगा कि इसे गिद्ध खाना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं खान साहब, गुलशन आरा ने लपक कर मुझे बाजुओं में ले लिया और रोती हुई आवाज में अल्तजा करने लगी। इसका कोई कसूर नहीं, इसे मैंने हुक्म देकर बुलाया था। इसे छोड़ दो, मुझे वहां भिजवा दो, इसे नहीं। वो मुझे छोड़कर उसके सामने जा खड़ी हुई और उसके दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, आपकी हर शर्त पूरी करूंगी। कहिए, अपनी जुबान से कहिए, इसे जाने दे। अब ये वहीं जाएगा, उसने कहा। तुम अपनी बात पूरी करो, अब इसे भूल जाओ। आज ही इसे बुलाया है। ये 7-8 मरतबा यहाँ आ चुका है। उस आदमी ने रोब से कहा, इसे मुआफ नहीं किया जा सकता। वो हीरा जो आपको बहुत अच्छा लगता है ले ले, गुलशन आरा ने कहा। नकद रकम ले ले, आपके लिए मेरा दरवाजा हर वक्त खुला रहेगा। ये था गुनाह का अंजाम। गुलशन आरा नवाब की बेगम थी और ये शख्स जो उसके साथ नवाबों जैसा सलूक कर रहा था उसका मुलाजम था। उसका ओहदा या रुतबा अखवा कुछ भी था, वो उसे अपनी दाश्ता समझ रहा था। गुलशन आरा खुद ही उसकी दाश्ता बनी रही थी और अब अपने मुलाजम पर उसका हुक्म नहीं चल सकता था। मैं ज्यादा हैरान इस पर हो रहा था कि गुलशन आरा मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई थी। मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा, उस शख्स ने कहा। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुलशन आरा ने उसके आगे हाथ जोड़े और वो रो पड़ी। इसे जाने दो, उसने उस आदमी से कहा। ये जिंदा रहा तो ये हमारे दरमियान हायल रहेगा, उसने कहा। तुम्हारा कुछ नहीं लगता, इसे बचाने की कोशिश ना करो। उसने तपाई की तरफ देखा और बोला, ओहो, शराब भी चल रही थी। वो तपाई की तरफ बढ़ा। गुलशन आरा ने आगे बढ़कर वो गिलास जो उसने मुझे पीने को दिया था फिर मुझसे छीन लिया था, वो उठाकर उस आदमी को दिया। पी के देखे, गुलशन आरा ने प्यार से कहा। शराब नहीं, शरबत है। पी के मुझे बताएं कि आपने ऐसा शरबत पहले कभी पिया है। गिलास उस आदमी के हाथ में था। गुलशन आरा गिलास को दोनों हाथों में थाम कर उसके मुंह के करीब ले गई। चलिए मान जाएं, गुलशन आरा ने कहा। मेरे हाथ से पी ले और गुस्सा थूक दे। उस शख्स ने गिलास होंठों से लगाया और एक ही बार में आधा गिलास खाली कर दिया।
सांस लेकर उसने बाकी शरबत भी पी लिया। इस लड़के को मेरे हवाले कर दो, उसने कहा। तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई और कोई बात नहीं होगी। बैठ तो जाए जरा, गुलशन आरा ने उसका बाजू पकड़ कर कहा और उसने गुलशन आरा की तरफ देखा। मैंने उसके चेहरे पर ऐसा तासुर देखा जैसे उसने कोई बदमजा चीज पी ली हो। उसने पहले एक हाथ से अपने गले पर रखा और बुरा सा मुंह बनाया, फिर दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया। वो लड़खड़ाया और सोफे पर यूं बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो और उसके चेहरे पर तकलीफ का तासुर आ गया। तुमने उसने हकलाते हलाके कर्बनाक लहजे में कहा, ये क्या पिला दिया मुझे? अब अपना अंजाम देख। गुलशन आरा ने उस पर झुककर और दांत पीस कर कहा, यह जहर था जो मैंने तेरे अंदर डाल दिया है। जहर? उसने तड़प कर खौफजदा आवाज में कहा, जहर? गुलशन, हकीम साहब को बुलाओ। वो उठा। गुलशन ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर धक्का दिया और वो सोफे पर गिर पड़ा और बड़ी जोर से हड़बड़ाया। खान उस्मान अली खान साहब, गुलशन आरा ने तंजिया लहजे में कहा, तुम मेरे जर खरीद गुलाम थे। तुम मेरे हुक्म से मेरे पास आया करते थे। क्या तुमने मुझे अपनी लौंडी समझ लिया था? नवाब साहब ढूंढते रहेंगे अपने खान साहब को। सुबह तक तुम्हारी लाश गायब हो चुकी होगी। ये वो जहर था जो गुलशन आरा मुझे पिला रही थी, लेकिन उसने गिलास मेरे हाथ से छीन लिया था। वो जहर अब उस शख्स के जिगर को काट रहा था। वो तड़पते तड़पते सोफे पर लड़क गया। जल रहा हूं, ये खान उस्मान अली खान की आखिरी आवाज थी। जहर बड़ी तेजी से काम कर गया था। मेरी तो जुबान गंग हो गई थी। कभी ख्याल आता ये जहर मैं पी लेता तो मैं इसी तरह तड़प तड़प कर और जल जल कर मरता। फिर ख्याल आता कि ये तो कत्ल है, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मेरी कैफियत ऐसी हो गई जैसे जिस्म से सारा खून निकल गया हो। गुलशन, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मर गया है, अब क्या करोगी? तुम चले जाओ, उसने कहा। शक्ल जाओ, निकल जाओ यहां से। यहां कत्ल होने वाला ये पहला आदमी नहीं, तुम जाओ। नहीं गुलशन, मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें इस लाश के पास अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम अपनी दुनिया की बात कर रहे हो सिकंदर, गुलशन ने इत्मीनान से कहा। यूं समझ लो कि एक कुत्ता मर गया है। ये नवाबों की दुनिया है और मैं एक नवाब की बेगम हूं। लाश अभी बोरी में बंद हो जाएगी। इसे जैसे कुछ याद आ गया हो, दरवाजे की तरफ गई और बोली, ये कहता था कि इसके साथ 2 सिपाही हैं। उसने दरवाजा खोला और कहा, अंदर आओ तुम दोनों। दोनों सिपाही अंदर आए और बेगम को उन्होंने झुककर सलाम किया। गुलशन आरा दोनों को कमरे के कोने में ले गई और सरगोशियों में उन्हें कुछ कहा। दोनों लाश को टेढ़ी आंखों से देखते बाहर निकल गए। उन्होंने मुझे भी देखा। मुझे याद है कि जब वो कमरे से निकल रहे थे तो उन्होंने घूमकर मुझे देखा था। गुलशन आरा ने मुझे पलंग पर बिठा लिया था। उसने एक बार फिर कहा कि मैं चला जाऊं। मैंने चले आना ही बेहतर समझा, लेकिन गुलशन आरा ने खान उस्मान अली खान के मतलब कोई बात शुरू कर दी और मैं बैठा रहा। उसकी बात खत्म हुई तो मैं उठा। जरा ठहरो, गुलशन आरा ने कहा, अकेले ना जाओ, मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजूंगी। ये ख्याल रखना कि किसी के साथ इस वाक़े का जिक्र ना हो, ख्वाजा साहब के साथ भी नहीं। लाश ये दोनों सिपाही अभी गायब कर देंगे। मैं इनाम से उनकी झोलियां भर दूंगी। कमरे का दरवाजा धमाके से खुला। हम दोनों ने देखा, दरवाजे में नवाब खड़ा था। उसने हम दोनों को देखा। उसकी उम्र 75 वर्ष के करीब हो गई थी और उसकी बेगम गुलशन आरा की उम्र 30 साल से कुछ ही ऊपर थी। उम्र के इस फर्क ने एक आदमी को कत्ल करा दिया था। नवाब को अपने बुढ़ापे का जैसे एहसास ही नहीं था। वो अंदर आया। दोनों सिपाही जिन्हें गुलशन आरा ने लाश गायब करने को कहा था, उसके पीछे पीछे कमरे में आए। मैं समझ गया कि इन सिपाहियों ने गुलशन आरा को धोखा दिया है। नवाब के पीछे 3-4 और आदमी थे। तुम शायद रकास हो, नवाब ने मुझसे कहा। यहां क्यों आए थे? इसे मैंने बुलाया था, गुलशन आरा ने कहा। उसने लाश की तरफ इशारा करके कहा, और ये इस लड़के को मेरे साथ पकड़कर मेरी इज्जत का सौदा करने आया था। इज्जत? नवाब ने गुलशन आरा के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, इज्जत? क्या इस लौंडे को तूने अपनी इज्जत की खातिर बुलाया था? हमें धोखा दे रही थी बदकार। इसे अपने कमरे में क्यों बुलाया था? इसलिए कि तुम बुढ़े खोसट हो। गुलशन आरा ने बड़ी दिलेरी से कहा, तुम मेरे लिए लाश हो।
नवाब ने अपने आदमियों की तरफ देखा और इशारा किया दोनों को। नवाब ने कहा, और हम दोनों पत्थरों की उस हैबतनाक दीवार के आहनी दरवाजे के सामने खड़े थे जिसके मतलब ख्वाजा साहब ने बड़ी बेहानक बातें सुनाई थी। जिन मुजरमों को सजाए मौत देनी होती थी उन्हें उन दीवार के अंदर खुला छोड़ दिया जाता था। मुजरम भूखा प्यासा मरता और ये मौत बड़ी ही अजियतनाक होती थी। हम दोनों को रात की तारीकी में 6 आदमी वहां ले गए थे। उनके पास 2 लालटेनें थी। हमें कमोबेश 1 मील पैदल चलना पड़ा। रास्ते में चट्टानें आई थीं, खड्ड और नाले भी आए थे, घाटियां भी थी। फिर उन्होंने हमें एक दरवाजे के सामने रोक लिया। रास्ते में किसी ने किसी से कोई बात नहीं की थी। उन्होंने लालटेनों की रोशनी में ताला खोला, दरवाजा खोला और हम दोनों को अंदर धकेल दिया गया। दरवाजा बड़ी ही खौफनाक आवाज से बंद हो गया। ये एक खामोश दुनिया थी। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था।